डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव किया था और उसके बाद आज के लेक्चर में हम बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन पर बात करेंगे। इन एप्लीकेशन में हम टॉरिसिलिस थ्योरम, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड और इसके अलावा वेंटूरी रिलेशन की बात करेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन में हमने ये देखा था कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है किसी भी फ्लूइड के अंदर। आज हम इसी रिलेशन को लेके डिफरेंट सिनेरियो में इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो आइए अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो हमने पिछले आर्टिकल में ये पढ़ा है कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है। तो पहले हम बर्नौलीज इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, ताकि हमें याद रहे कि हमने एप्लीकेशन किस चीज़ की करनी है। बर्नौलीज इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास ये रिलेशन था प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये रिलेशन था कि हमारे पास किसी भी सिस्टम के अंदर जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, फ्लूइड डायनेमिक्स की बात हो रही ना, तो फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो उस सूरत में प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। जिस तरह आप PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को P1 V1 लिख देते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पे इस तरह कर दिया कि एक तरफ हमने 1 कर दिए सारे सबस्क्रिप्ट और दूसरी तरफ उसी रिलेशन के साथ हमने सबस्क्रिप्ट को 2 कर दिया। तो इसको हमने बर्नौलीज इक्वेशन कहा था। अब हमने इसको अप्लाई करना है मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में। तो सबसे पहला हमारा जो सिचुएशन है वो है टॉरिसिलिस थ्योरम। अब टॉरिसिलिस थ्योरम क्या है, स्पेलिंग बोल रहे मुझे जरा। IC टॉरिसिलिस थ्योरम। अब इसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा टैंक है, टैंक ऑफ वाटर है। उस टैंक ऑफ वाटर में ये फर्ज करें कि हमारे पास एक टैंक ऑफ वाटर है इस तरह के, इसकी अंदर वाटर लेवल यहाँ तक भरा हुआ है, यानी ये ऑलमोस्ट फुल है। अब सपोज करें कि नीचे से पानी लीक होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे एक सुराख हो जाता है। अब इस सुराख से पानी बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सीधा तो नहीं जाएगा ना, ग्रेविटी की वजह से ज़मीन की तरफ जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी कि ये यहाँ से पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब सपोज करें कि ये सुराख बहुत ही बारीक है, बहुत टाइनी ऑरिफिस हम जिसको कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो पानी की स्पीड होगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक कि डायमीटर अगर कम हो जाए तो उस सूरत में स्पीड बढ़ जाती है। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना स्मॉल होगा स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। हम ये करते हैं कि इसी लेवल पे यहाँ पर भी एक सुराख समझ लेते हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा इस तरह ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, जैसे वो एक एल्बो लगी हो, अगर हमने ऊपर की तरफ उसका मुंह कर दिया तो पानी भी तो ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो हम देखेंगे कि ये पानी का लेवल यहाँ तक जा रहा होगा, यहाँ से फिर नीचे गिर रहा होगा, यानी जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है वो ऊपर की तरफ जाएगी और नीचे गिर रही होगी। अब अगर इसका सुराख इतना ही है तो इसका मतलब यहाँ से जिस स्पीड के साथ पानी बाहर निकल रहा होगा उसको मैं अगर V2 कह दूँ,
इसको मैं V3 कह दूं, और यहाँ से इसका लेवल नीचे की तरफ आ रहा होगा, इसको मैं V1 कह दूं। लेबल हमने कर दिया। हमारा काम क्या होगा इस टॉरिस-सीरीज थ्योरम में कि हम V2 मालूम करना चाह रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो V2 इज मच ग्रेटर देन V1। वजह आपने देखा होगा कि बाजू का घर की टैंकी लीक होती है ना, उसमें ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है, तो रात को 3 बजे अचानक मोटर चल पड़ती है। क्या होता है, या ना भी हो, एक टूटी हल्की सी खुली रह जाए, उसमें कतरा कतरा पानी गिर रहा है, तो रात को 3 बजे अगर मोटर चल पड़ती है। 2-3 दिन ऐसा हुआ तो घर की बड़ी औरत ने, किसी ने कह देना है और वो कोई दमशम करवाओ, रात को पता नहीं कोई जिन आ जाते हैं जो मोटर चला देते हैं, खुद ब खुद मोटर चल पड़ती है, बड़ा डर लगता है। तो वो असल में वो ये काम हो रहा होता है कि पानी लीकेज की वजह से लेवल, लेकिन पानी तो वहाँ से जब पता चलता है, प्लम्बर आता है तो वो ढूंढता है, तो पानी वहाँ से बहुत तेज़ी से धार की सूरत में निकल रहा होता है, लेकिन ये 3 घंटे लगा देते हैं मोटर चलाने में। उसकी रीज़न क्या होती है कि यहाँ से पानी की स्पीड इसलिए ज़्यादा है कि सॉक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रही है। ये डायमीटर ज़्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने का मतलब उसका लेवल तो बहुत स्लोली नीचे आएगा ना। वो 1 लीटर पानी अगर निकलता है इसमें, तो 1 लीटर पानी तो हो सकता है यहाँ से 1 मिलीमीटर भी नीचे ना आए, लेकिन यहाँ से 1 लीटर पानी निकलने के लिए कुछ वक्त लगेगा, बहुत बारीक होने की वजह से। तो इसलिए हमारे पास ये स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। वी कैन से दैट V1 इज़ मच स्मॉलर देन V2। आप इसको कह सकते हो कि V1 इज़ निग्लिजिबल। सही हो गया। अब V1 निग्लिजिबल हो गया। अब उसके अलावा दूसरा प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितना प्रेशर है, साइडों पर भी उतना ही प्रेशर है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के अंदर पड़ी हुई है, तो तमाम का तमाम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यहाँ से सिंस P1 बराबर होगा P2 के, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब हम इस बर्नौलीज इक्वेशन को लिखना चाहें इस केस में, तो क्या लिखना चाहिए हमें कि P1 की जगह भी P लिख दें प्लस 1/2 रो V1 स्क्वेयर। V1 जब V2 के मुकाबले में बहुत स्मॉल है, उसका स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको तो हम 0 कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, प्लस रो GH1 बराबर, इस तरफ P2 को भी P लिख देते हैं, इन दोनों को हम P लिख देते हैं, प्लस 1/2 रो V2 स्क्वेयर प्लस रो GH2। मैंने V2 को नहीं छोड़ा क्योंकि V2 को तो एक रीज़नेबल उसकी वैल्यू है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हमने उसको इस तरह लिख दिया। अब अगर देखा जाए तो P से P कैंसिल हो जाएगा, या इसको इधर ले आए, P माइनस P कर दें, 0 हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास ये वैल्यू रह गई, इसमें हमने क्या निकालना था, V2 की वैल्यू निकालनी थी। क्या लिखेंगे फिर, यहाँ से 1/2 रो V2 स्क्वेयर इज इक्वल टू रो GH1 माइनस रो GH2। ऐसे हो गया। अब देखा जाए रो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड में दोनों तरफ है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, दोनों में से कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है ना। तो हमारे पास जो V2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो V2 कैन बी रिटन एज V2 स्क्वेयर लिख देता हूं पहले, रो से रो सारा कैंसिल, बाकी बचा हमारे पास G दोनों में है ना, G कॉमन ले लें, H1 माइनस H2, तो V2 किसके बराबर आ जाएगा, G H1 माइनस H2 अंडर रूट। यस, हाफ भी तो आना था ना, ये हाफ भी तो इधर क्या था, तो यहाँ पे 2GH1 माइनस H2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें V2 की वैल्यू मालूम करनी होगी तो वो डिपेंड करेगी H1 माइनस H2 के ऊपर। 2G तो कांस्टेंट है ना, इट मीन्स कि जो हाइट का डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करेगी। हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये अगर सुराख ऊपर होता तो इन दोनों के दरमियान H1 क्या है, यहाँ पे
ये है ना, ये H1 है फर्ज करें ये ज़मीन से, और ये H2 है, तो जितना इनके दरमियान डिफरेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा ना, यानी टॉप सरफेस से उस सुराख का तक का फासला है। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये सुराख यहाँ कहीं होता ऊपर तो डिफरेंस कम होता, तो जो स्पीड ऑफ एफ्लेक्स यानी बाहर निकलने की जो स्पीड होती वो कम होती, इस सूरत में स्पीड ज़्यादा है। अब इट मीन्स कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन डिपेंड करता है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस के ऊपर। अच्छा, एक काम करते हैं हम कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यहाँ पे मास m पड़ा हुआ है फ्लूइड का, सपोज कर लेते हैं, वो सारे का सारा मास हाइट h1 पर पड़ा हुआ है। अब इस फ्लूइड को नीचे आने का मौका देते हैं, यहाँ पे आ जाता है जिसकी हाइट h2 है, तो बाय लॉ ऑफ या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हमने पढ़ा हुआ है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना। तो यहाँ पर इसके अंदर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी और गेन इन काइनेटिक, यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh1 होगी, यहाँ पे mgh2 होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक आते हुए जो लॉस होगा वो होगा mgh1 माइनस h2। गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर आना है ना, v1 तो ज़ीरो है तो बराबर आ जाएगा 1/2 mv1 स्क्वायर या v2 स्क्वायर। तो अगर इसको इससे कैंसिल कर दें तो v2 की वैल्यू निकालें तो 2gh1 माइनस h2, यही नहीं बनेगी। तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये असल में जो टॉरिसिलीज थ्योरम है ये इस फैक्ट को ही बयान करता है कि अगर कोई फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक आए तो जितनी वो वेलोसिटी गेन करेगा वही असल में वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स के बराबर होगी। तो वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ एफ्लेक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2, कि ये हमारे पास वही स्पीड है जो एक फ्लूइड को h1 माइनस h2 डिस्टेंस गिरने पर मिलती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास टॉरिसिलीज थ्योरम कहलाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बात वही है कि हम कह सकते हैं कि जितना वो डीप होता जाएगा सुराख या जितना नीचे होता जाएगा जो स्पीड ऑफ एफ्लेक्स है वो बढ़ती जाएगी। जी, अगर ये सरफेस के साथ हो तो फिर H2 सरफेस के साथ होगा ना, H2 ज़ीरो हो जाएगा तो रह जाएगा 2gh1, यानी वो यहाँ से सीधा ज़मीन पर गिरने वाली बात हो जाएगी। ये डिफरेंस है ना दोनों के दरमियान, इसलिए। ओके जी, ये तो बात हो गई हमारे पास टॉरिसिलीज थ्योरम की। और उसके बाद है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। स्पीड और प्रेशर ऑफ द फ्लूइड के दरमियान रिलेशन क्या है, ये यहाँ तक नजर आ रहा है? ओके, तो रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। इसके लिए हम एक नया सिनेरियो डेवलप करते हैं, हम एक नए तरीके से इसको बयान करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक पाइप सिस्टम लेते हैं इस तरह कि उसके अंदर पाइप मुख्तलिफ डायामीटर का बन जाता है मुख्तलिफ जगहों पे। यानी यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे आके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली और अगेन यहाँ पे दोबारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A1 है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, इस पॉइंट को मैं A पॉइंट और इस पॉइंट को B पॉइंट का नाम दे देता हूँ। तो
ए पॉइंट और बी पॉइंट पर देखेंगे कि क्या स्पीड चेंज होगी। अगर स्पीड चेंज होगी तो क्या उसके साथ प्रेशर भी चेंज होगा या नहीं होगा? क्या ख्याल है, स्पीड चेंज होगी? यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसका मतलब क्या लिया जाएगा कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाए तो स्पीड कम हो जाती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाए तो स्पीड बढ़ जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर स्पीड कम है तो यहाँ पे आके उसको ज़्यादा होना है, राइट। अब स्पीड ज़्यादा होने से प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बात तो हमें पहले ही पता चल गई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से कि यहाँ पे अगर स्पीड V1 है, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास वो स्ट्रीम लाइंस हैं, डायग्राम बनाने पे ज़रूर फोकस किया करें। गौर करें कि जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है वहाँ पे स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, और जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है वहाँ पे स्ट्रीम लाइन एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। तो वी कैन से दैट कि जहाँ पे स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाती हैं वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाती है, राइट। अब हम प्रेशर की तरफ आते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट है। अब चूंकि हमने एक हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम ले लिया है तो इसके लिए एज्यूम कर लेते हैं कि हाइट पॉइंट ए की हो या पॉइंट बी की हो, दोनों सूरतों में h ही है, यानी h1 और h2 आपस में बराबर हैं, दोनों ही h के बराबर हैं। अगर ऐसी बात है तो h1 और h2 को हम h लिख देंगे, तो इस इक्वेशन में ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। रो जी H1 लेफ्ट साइड पे, रो जी H2 राइट साइड के बराबर होगा, तो वो ख़त्म हो गई। अब अगर ऐसा है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो टर्म बची वो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर आई, और दूसरी तरफ P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर आई। लिख लेते हैं जी, P1 प्लस रो 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ये रो जी H1 और रो जी H2 किधर गए? एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। क्यों किया? H1 और H2 आपस में बराबर है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास बचा, इसमें से अगर हम P1 माइनस P2 कर लें तो इस तरफ क्या आ जाएगा? 1/2 रो को कॉमन ले लें, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर नहीं आ जाएगा? यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, याद रखना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर डिफरेंस डिपेंड करता है इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस भी आएगा। गौर करें, यहाँ पे V2 की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 है। V2 इज़ ग्रेटर देन V1। अब चूंकि हम जानते हैं V2 इज़ ग्रेटर देन V1, अगर ये V1 से बड़ा है तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो जवाब पॉजिटिव आएगा। जवाब रो डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। अगर ये भी कांस्टेंट बड़ा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। 1 से बड़ा ही होता है ना, 0 से बड़ा होता है, सॉरी। तो इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है। अगर ये भी कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, तो इस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि P1 माइनस P2 इज ग्रेटर देन 0। इक्वल भी नहीं मैं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मुझे पता है लाजमी तौर पे V2 V1 से बड़ा ही है। अगर V2 V1 से बड़ा ही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी, और अगर ये 0 से बड़ी होगी तो P1 माइनस P2 0 से बड़ा होगा। ऐसे हो गए। अगर P1 माइनस P2 0 से बड़ा हो तो ये एक इनइक्वालिटी बनती है, तो हम इसको लिख सकते हैं P1 इज ग्रेटर देन P2।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो P1 की वैल्यू ज़्यादा है P2 से, इस एक्सप्रेशन से। अच्छा, बुक के ऊपर ना उन्होंने न्यूमेरिकली इसको किया हुआ है कि उसने ये कर लिया कि V1 की वैल्यू ले ली। V1 कितना लिया है? 0.20 और V2 की वैल्यू 2.0 ले ली मीटर पर सेकंड में, ठीक है। V1 और V2 की वैल्यू ले ली, रो की वैल्यू 1000 है, अगर ये वाटर हो तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ले ली। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1000, 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया, माइनस 0.2 का मतलब 0.04 आ गया, माइनस करके उसको हल किया तो जवाब आ गया हमारे पास 1980। इसका मतलब क्या हुआ? P1 में से P2 को माइनस करेंगे तो जवाब 1980 आ रहा है। इसका मतलब P2 1980 कम है एज कंपेयर टू P1। तफरीक करने का मतलब यही होता है ना, तो कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1980। इट मीन्स P1 इज ग्रेटर देन P2। अब P1 कहाँ पे था? जहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है, और P2 कहाँ पे है? डायमीटर कम है, और जहाँ पे डायमीटर ज़्यादा होता है वहाँ पे वेलोसिटी कम होती है। इसका मतलब वेयर द स्पीड इज हाई, V2 ज़्यादा है ना, द प्रेशर इज लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है, हाई होती है, वहाँ पे प्रेशर लो होता है। वो याद रह जाएगा। तो स्पीड इज हाई, द प्रेशर इज लो। तो अब इसको ये ग्रीन बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हो सकती हैं? हमने ये कह दिया कि वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर इज लो। इसका मतलब ये लिया जाएगा कि जहाँ पर भी स्पीड को हम ज़्यादा कर दें, प्रेशर वहाँ पे लो हो जाएगा। और हम ये भी देख लिया कि जहाँ पे स्पीड हाई होती है वहाँ पे जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के करीब होती हैं। अब एक एरोप्लेन, जहाज़, एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर, जो उसके विंग का स्ट्रक्चर होता है, जो उसके परों का स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। मैंने ज़रा उसको ज़्यादा बड़ा करके शो किया है ताकि सही तौर पे समझ आ जाए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब होगा ये कि यहाँ नीचे तकरीबन कर्वेचर बहुत थोड़ा है, ऊपर की तरफ कर्वेचर ज़्यादा है। अब अगर सामने से जो स्ट्रीम लाइंस होंगी वो इस तरह फासले पे हैं, इतने फासले पे, जब वो इसको क्रॉस करेंगी या ये क्रॉस करेगा इनको, तो ये स्ट्रीम लाइन और नीचे से जो स्ट्रीम लाइन होंगी ऊपर जो स्ट्रीम लाइंस होंगी वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगी क्योंकि कर्वेचर ज़्यादा है, और नीचे से वो एक दूसरे से फासले पर रहेंगी, यानी ज़्यादा फासले पे होंगी। इट मीन्स कि ऊपर वाली स्ट्रीम लाइंस को या ऊपर वाली हवा को ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करना पड़ेगा, उनको फासला ज़्यादा तय करना है ना, तो नीचे वाले को अपनी आम रूटीन में। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर स्पीड V1 है, यहाँ पे स्पीड V2 है, तो यहाँ पे V2 इज ग्रेटर देन V1 हो जाएगा। ऐसे ही होगा। अगर V2 V1 से बढ़ जाएगी क्योंकि स्ट्रीमलाइन एक दूसरे के करीब आ गई, दे आर फोर्स टू क्लोजर, उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो एक दूसरे के करीब आ जाए, तो उनको ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करना पड़ता है। और ऐसी सूरत में V2 V1 से बड़ा हो जाता है, और जब V2 बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो P1 इज़ ग्रेटर देन P2। उल्टा हो जाएगा ना, P1 बड़ा हो जाएगा P2 से,
अब लिफ्ट एक एक्स्ट्रा मिलेगी इसको, नीचे प्रेशर ज़्यादा है ऊपर प्रेशर कम है। प्रेशर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया होती है ना, तो इसका मतलब नीचे से एक एक्स्ट्रा अपलिफ्ट इसको मिलेगी ऊपर की तरफ ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर ओनली। सिर्फ इस स्ट्रक्चर की वजह से उसको एक्स्ट्रा अपलिफ्ट मिल रही है। तो जो एरोप्लेन होता है उसको अब जो फ्यूल कंजम्पशन होती है वो बेहतर हो जाती है, कम हो जाती है, वो ज़्यादा आसानी से ग्लाइड कर सकता है, ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो ये उसके स्ट्रक्चर की वजह से हो गई। तो ये एक्स्ट्रा अपलिफ्ट उसको मिल रही है। समझ आ गई? इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो आप आगे जाके करेंगे। इसके अलावा टेनिस खेलते हुए, खेला किसी ने टेनिस कभी? नहीं, टेनिस जिसमें बॉल का इस्तेमाल हो। टेनिस खेलते हुए आपने देखा ज़रूर होगा कि टेनिस खेलते हुए बाज़ औक़ात वो बॉल को इस तरह शॉट करते हैं, कट करते हैं ना, स्मैश हम उसको कहेंगे, कि वो इस तरीके से बॉल को करते हैं कि बॉल दूसरी तरफ जाने के साथ साथ स्पिन करना शुरू कर देती है। अब जब वो बॉल स्पिन करेगी तो क्या होगा कि जब बॉल इस तरीके से जा रही, चल सपोज करें कि इस तरह सीधी जा रही थी बॉल, इस डायरेक्शन में जा रही है, इसके साथ साथ वो स्पिन करना शुरू हो जाती है। अब अगर ये स्पिन भी करना शुरू हो जाए बॉल, सपोज करें कि इस तरीके से उसको मारा तो इस तरह स्पिन करना शुरू हो गई, हवा आगे से इस तरफ आ रही है सपोज कर लें, तो जब वो बॉल इस तरह जा रही होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ से जो ऊपर वाले एयर पार्टिकल्स हैं उनको वो स्पीड अप कर देगी इस डायरेक्शन में, नीचे वाले को वो स्लो डाउन करेगी। दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह लें कि उसके जो उसकी डायरेक्शन में जा रहे होंगे उनको स्पीड अप कर देगी और जो उसके मुखालिफ जा रहे होंगे उनको स्लो डाउन कर देगी। हम ये कहेंगे कि यहाँ पे स्पीड v1 है, अगर यहाँ पे स्पीड v2 है तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी और ये स्पीड बढ़ जाएगी, ऊपर वाली स्पीड बढ़ जाएगी। अब हवा के पार्टिकल्स ऊपर चूँकि स्लो डाउन हो रहे हैं, ऊपर स्पीड अप हो रहे हैं और नीचे स्लो डाउन हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली प्रेशर जो यहाँ पे होगा P1 वो बढ़ जाएगा P2 से। ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर ज़्यादा। अब शॉर तो हमने लगाई इस तरह सीधी, जाना चाहिए उसको इस तरह सीधा, लेकिन क्या होता है कि वो सीधी जाते जाते ऊपर की तरफ उठ जाती है, उसको एक एक्स्ट्रा लिफ्ट मिल जाती है जो अगले ओपोनेंट को रिसीव करने में हेल्प करती है। इसके अलावा आप लोगों ने क्रिकेट बॉल की स्पिन भी देखी होगी, जो एयर के अंदर स्पिन होती है, स्विंग हम जिसको कहते हैं ना, एयर स्विंग जो होती है वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि बॉल को जब बॉलर बॉल करवाता है तो वो बॉल को इस तरीके से स्पिन करवा देता है साथ। जब वो इस तरीके से स्पिन करेगा और अगर हवा उसी हिसाब से देखा जाए, अगर आगे से आ रही है हवा, तो वो जब इस तरीके से स्विंग करेगा तो इस तरफ से स्पीड कम हो जाएगी, इस तरफ से स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरफ स्पीड कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और जिस तरफ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो बॉल हवा के अंदर, एक तो होता है ना जब उसके पिच के साथ टकरा के टर्न लेती है, मैं एयर स्विंग की बात कर रहा हूँ, तो वो जैसे ही अगर हवा इस तरीके से हो जाए एक तरफ और दूसरी तरफ उनका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो बॉल किस तरफ मूव करेगी? जिस तरफ लो प्रेशर होगा बॉल उस तरफ मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि बॉल जाते हुए इस तरफ, या स्विंग अगर दूसरी तरफ की है तो वो दूसरी तरफ स्पिन कर जाती है। तो अल्टीमेटली वो एयर के अंदर ही अपनी डायरेक्शन को थोड़ा बहुत चेंज कर लेती है, वो भी उसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही होती है। बात समझ आएगी नहीं? करके देखिएगा फिर पता चलेगा। उसके बाद है जी छोटा सा एक टॉपिक है वेंटूरी रिलेशन। अब इसी तरह का पाइप सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम किया था लेकिन इतना कम नहीं किया था। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही स्मॉल है, वो जो पहले केस में हमने किया था टॉरिस-हिलीज़ थ्योरम में, तो उस सूरत में क्या होगा कि इसकी V2 की वैल्यू V1 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना? अब अगर V1 और V2 की वैल्यू के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो जहाँ पे V1 होगा उसको आप नेग्लिजिबल कह लेंगे और V2 ज़्यादा हो गया। अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि V1 इज़ मच स्मॉलर देन V2। वही बात कि H1 और H2 आपस में
बराबर ही हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर ही रहें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो गया तो इसका मतलब वो H1 वाली टर्म और H2 वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से वो भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो कुछ यही बच जाएगा, P1 बचेगा। ये V1 स्क्वायर को ख़त्म कर दूँ, V1 इज़ नियरली इक्वल टू 0 जब वो जमा तफरीक में हो रहा होता है। फिर हम करते हैं ज़रब तकसीम में, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 0.1 से अगर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 10 आता है, लेकिन 0.1 में 100 ऐड करेंगे तो जवाब 100.1 ही आएगा ना, ये तकरीबन 100 ही रहेगा। सिर्फ हम उस वक्त निगलेक्ट करते हैं जब ये प्लस माइनस हो रहा होता है। तो P1 इज इक्वल टू, ये रो जी H1 और रो जी H2 कैंसिल हो गए आपस में। क्यों कैंसिल हुए? H1 और H2 आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, तो यहाँ से V2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये इधर ले आए, P1 माइनस P2, चले 1/2 रो V2 स्क्वायर आ जाएगा। ये रिलेशन क्या जाहिर कर रहा है कि अगर हमें प्रेशर डिफरेंस का पता चल जाए तो हम स्पीड भी तो मालूम कर सकते हैं ना, और अगर हमें स्पीड का पता हो तो हम दो पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर डिफरेंस मालूम कर सकेंगे। यानी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर डिफरेंस हमें उस वक्त मालूम हो जाएगा अगर हम स्पीड को मालूम कर लें तो प्रेशर डिफरेंस का पता चल जाएगा। ऐसी डिवाइस जो हमें आम तौर पे प्रेशर डिफरेंस मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको वेंटूरी डक्ट का नाम दिया जाता है। वेंटूरी डक्ट का मतलब होता है, ये ऐसी डक्ट है जिसमें एक पॉइंट ऐसा है जो उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है और एक पॉइंट जस्ट एक नोज़ल की तरह का है, जिस तरह वो स्प्रे के अंदर नोज़ल नहीं होती, इस तरह का है। तो दोनों के दरमियान प्रेशर डिफरेंस हम मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो वेंटूरी डक्ट की मदद से हम स्पीड मालूम कर लेंगे और उससे हमें दो पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर डिफरेंस का पता चल जाता है। ठीक होगी बात? अब ये है हमारे पास वेंटूरी रिलेशन, और वेंटूरी डक्ट का इस्तेमाल गाड़ी में कार्बोरेटर के अंदर किया जाता है। आपको पता है कि पेट्रोल या गैस अकेले नहीं जल सकती, उसके लिए एयर मिक्स करना पड़ती है या ऑक्सीजन मिक्स करना पड़ती है ना। अब एयर को मिक्स करने के लिए क्या तरीक़ेकार होता है? हम ये तो नहीं कर सकते उसको हवा के लिए कोई नाली वहाँ पे खुली छोड़ दें कि खुद ही हवा ऐड होती रहे, वो अपने प्रॉपर मिक्सचर नहीं बनेगा, लेकिन जलेगी ज़रूर। लेकिन अगर हम वेंटूरी डक्ट का इस्तेमाल कर लें तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक प्रॉपर मिक्सचर बन जाता है। उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि अब साइड पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में बना हुआ है कि इस तरह का एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें एयर फ्लो कर रही है। अब ये जो हमारे पास एरिया है, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन बहुत करीब आ जाती है। जब करीब आएंगी तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। इस जगह पे हम एक डक्ट लगा देते हैं जो कि टैंक के साथ लगा होता है। आपने ये भी देखा होगा अक्सर गाड़ी का जो टैंक है वो इंजन के मुकाबले में नीचे होता है। जो पेट्रोल का टैंक है वो इंजन के मुकाबले में नीचे होता है। अब अगर ये टैंक नीचे होगा तो वो कैसे वो कार्बोरेटर में पेट्रोल जाएगा? तो तरीक़ाकार यही होता है कि जैसे ही यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ करता है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो यहाँ से पेट्रोल खुद ब खुद इसमें आना शुरू हो जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप स्ट्रा के साथ जब सक करते हैं एयर को तो उसके बाद वो फ्लूइड ऊपर आना शुरू हो जाता है ना, तो वो हमारे पास यही प्रेशर कम करने की वजह से वो फ्लूइड वो मिक्सचर बनना शुरू हो जाता है जो कि डक्ट के अंदर उसके अंदर कार्बोरेटर में जाना शुरू हो जाता है। तो ये वेंटूरी डक्ट ही असल में वहाँ पे यूज़ की जाती है टू फीड प्रॉपर रेशो मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द उसका आंसर करूं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।